आपका हार्दिक स्वागत है। रज़ा मुराद एक ऐसा नाम जो इंडियन सिनेमा के दिलों में अपनी गहरी आवाज और शानदार किरदारों के लिए अमर हो गया है। उन्होंने अपने हर रोल को इतनी शिद्दत से जिया कि उनकी छाप हमेशा याद रहेगी। सालों के सफर में बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करते हुए उन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया। सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि अपने जज्बात और सादगी से भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। कैरियर की जो स्टार्टिंग रही है उसके बारे में जिक्र करिए। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो हमें भोपाल रेडियो स्टेशन ले गए, तो वहाँ मैंने रेडियो प्लेस करने शुरू किए। उससे एक कॉन्फिडेंस, एक खुद एतमादी आई कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आपको लगा है कभी कि आपकी जो आवाज़ है, हाँ, एडवांटेज कहीं ना कहीं उससे मिली है? एडवांटेज तो रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। पहली फिल्म एक नजर थी, उसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुरी थी। उसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल नोटेबल फिल्म आई, नमक हराम। तारीफ तो बहुत मिली लेकिन काम उतना नहीं मिला। कुछ न कुछ करता रहा, घर का बावर्ची खाना, किचन, रसोई तो संभालना था। कुछ ऐसे रोल भी किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। 250 प्लस मूवीज आप कर चुके हैं। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट तादाद बताता हूँ, 586। 586। जब हम किसी को भी इमेजिन करते थे कि विलन के उस रोल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं आपका नाम हमेशा जुबान पे पहले आता था। मैं बुरा था नहीं, बुरा बना दिया गया। एंड आई थिंक आई एम द ओनली एक्टर जिसने संजय लीला भंसाली के साथ मुतवातिर 4 फिल्में की। रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी। आपके हिसाब से क्या बदला है बॉलीवुड में? हीरो तो आपको कुत्ता कह देगा, आप हीरो को कुत्ता नहीं कह सकते। हीरो 9 बजे की शिफ्ट में 3 बजे आए कोई बात नहीं, 4 बजे आए कोई बात नहीं, ना आए कोई बात। अब क्रिएटिव काम जो है वो घड़ी देखकर नहीं होता है। ऐसी मूवमेंट ऑन सेट बहुत मेमोरेबल रही हो? प्रेम रोग का क्लाइमेक्स चल रहा है जी। एज पर द सीन, ऋषि कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी को बांधा हुआ था इस तरीके से। ये रस्सी मैं इस हाथ की खोलता हूँ, तो जब वो पलटती है, इस रस्सी को खुलना नहीं था, वो शॉट में खुल गई, डिसबैलेंस हो गई। 15-20 फीट की फ्लेम्स थी, उसमें गिर गई। ऐसा लगा कि चिता पे लेट गई है। मैंने अपनी जान की परवाह ना की और मैं उस आग में। आपको कोई एज एन एक्टर नहीं जाने और आप किसी के सामने से खड़े हो जाएं, एकदम से कोई बोले कि भाई आपसे मैं हफ्ता एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। भाई, मेरा सामान रेडी है। 1 मिनट। राजधानी बेसन से बनते हैं करारे स्वादिष्ट लाजवाब पकोड़े। ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। और आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी एपिसोड है और बहुत ही धमाकेदार एपिसोड है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है अपनी आवाज़ से, बट अपने किरदार से भी। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने हाथियों का जो बल है जो उस आवाज़ से निकल रहा है, और उनकी आवाज़ से इतने लोग प्रभावित हैं। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि वो आज हमारे इस पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे स्टूडियो की आज बहुत ही शान बढ़ गई है आपके पधारने से। सर रज़ा मुराद सर, वेलकम ऑन जज्बात। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तारीफ की। तारीफ सुनना तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके मुंह से तारीफ सुनना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आई थिंक जयपुर से आपकी कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट मेमोरीज या मोमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो अगर आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर जी। जयपुर में पिछले 51 साल से आ रहा हूँ। पहली बार 1973 में आया था। यहाँ एक जगह है बिछुन क्वेरी, तो वहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तो तब से अब तक मैं बदस्तूर जयपुर आता रहा हूँ। जयपुर के लोग, जयपुर की मेहमान नवाजी, जयपुर का प्यार, जयपुर का खुलूस
जयपुर के खाने, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और जो मेहमान नवाजी होती है, जो प्यार होता है, उससे बढ़ के कोई बात नहीं होती है। आज आप किसी को ताकत से, जोर से, जबरदस्ती से आप ना उसे जीत सकते हैं, ना उसे खरीद सकते हैं। अगर आपको किसी को खरीदना है तो आप प्यार से, खुलूस से, मेहमान नवाजी से खरीद सकते हैं। और यही जयपुर के बारे में कहूँगा कि जब भी आता हूँ, यहाँ के लोग खरीद लेते हैं अपने प्यार से। जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है जस्ट बात, ये मेरे लिए जस्ट बात भी है और मेरे लिए जज्बात भी है। जज्बात यानी इमोशंस। तो यही कहूँगा जयपुर वासियों के लिए कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सर, आपकी कैरियर की जो स्टार्टिंग रही जी। है ना, वो बहुत ही दिलचस्प किस्से रहे हैं। जी, जी। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए ना सर, कि किस तरीके की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता है। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं तो मैं शुरुआत अपने बचपन से करता हूँ। जी। 3 बहनों के बाद मेरी पैदाइश हुई। बहुत लाडला था। माँ बाप का, अपनी बहनों का। एक बहुत ही प्रोटेक्टेड मैं एक चाइल्ड रहा हूँ बचपन से। तो उसमें ये होता था कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन। वो मैं समझता हूँ कि कई बार बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, हम्म, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं एंड यू फेस द वर्ल्ड ऑन योर ओन, तो फिर आपको यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू फेस द वर्ल्ड ऑन योर ओन। राइट। तो इस वजह से जब स्कूल जाता था तो स्कूल में दिल नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल में वो लाड़ प्यार नहीं मिलता था जो घर में मिलता था। बहरहाल लोगों का मेरे बारे में ये ख्याल था कि मैं बहुत ही टिमिड हूँ ओके। और जल्दी रोने लगता था। कोई झगड़ा करता था तो भाग जाता था। तो आई वॉज अ टिमिड चाइल्ड। और ये कमज़ोरी मुझे मेरी मालूम थी कि अगर डरपोक रहोगे, टिमिड रहोगे तो दुनिया को फेस नहीं कर पाओगे। खैर, वक्त गुजरा और 1968 में जब मैं भोपाल में मैं हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो हमारे एक दोस्त हैं, वो हमें भोपाल रेडियो स्टेशन ले गए। वहाँ हमने ऑडिशन दिया और पास हो गए। तो वहाँ मैंने रेडियो प्लेस करने शुरू किए। तो उससे एक कॉन्फिडेंस, एक खुद एतमादी आई कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वरना लोगों का ख्याल था कि आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। और देखिए क्या होता है कि एक उम्र आती है जहाँ बेचारा बाप अपनी ज़िंदगी की ढलान पर होता है, तो आप सोचते हैं कि भाई अब आपको भी हाथ बटाना है, आपको भी घर की जिम्मेदारियां संभालनी हैं। राइट। तो फिर 1969 में FTII में मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, स्क्रीन टेस्ट दिया, पास हो गया और 2 साल मैंने FTII में कोर्स किया। उसके बाद स्ट्रगल, परिश्रम शुरू हुआ। मैंने सोचा था कि मैं 5 साल दूंगा। अच्छा। 20 साल की उम्र में मैं पास आउट हो गया था। मैंने सोचा कि मैं 5 साल दूंगा, अगर 5 साल में कुछ होता है तो वेल एंड गुड, वरना कुछ और करूंगा। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जिसे चेस करने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दें। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम मिलना शुरू हुआ। ये नहीं था कि काम की बाढ़ आ गई थी। पहली फिल्म एक नज़र थी, उसमें अमिताभ बच्चन और जया भादरी थी। फिर कुछ फिल्में आईं और
उसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल नोटेबल फिल्म आई नमक हराम। राइट। वो एक जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन क्या था कि तारीफ तो बहुत मिली लेकिन काम उतना नहीं मिला। कुछ ना कुछ करता रहा, घर का बावर्ची खाना, किचन, रसोई तो संभालना था। जी। तो मैं ये कहता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, जिंदगी से समझौता किया, कुछ ऐसे रोल भी किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल उसके बाद 1980 में जब राज कपूर साहब प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे तो उन्हें मेरा ख्याल आया। मैं कभी उनसे मिला नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी उन तक पहुंचने की। और एक आध बार मैंने डब्बू से भी कहा कि साहब से मिलवाइए। उन्होंने कहा कि रज़ा वो जिस टाइप की फिल्में बनाते हैं वो तो हीरोइन ओरिएंटेड होती हैं, तो आप कहीं फिट होंगे नहीं उनकी फिल्मों में। वो उनका एक टिपिकल अंदाज है डब्बू का, रज़ा यू नो द काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच राज कपूर मेक्स यू वोंट फिट इनटू इट। खैर ठीक है भाई, कोशिश ही कर सकते हैं, उसके आगे क्या करें। राइट। लेकिन 1973 में उन्होंने मेरी नमक हराम देखी थी और 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, देखी थी प्रेम रोग आपने? थोड़ा सा देखा हुआ है सर पार्ट प्रेम रोग का। अच्छा, अब पूरी देखिएगा आपको अंदाजा जी होगा। बिल्कुल। तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फ़ोन किया ओके। कि वो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में वो मजदूरों की प्रॉब्लम पर एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम भी उन्हें याद नहीं था। वो एक लंबा सा लड़का था ना, दुबला पतला, भारी सी आवाज़। मैं दुबला पतला था वाकई। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने बताया कि उस रोल का वो मेरे लिए चयन कर रहे हैं तो उसकी बड़ी मुखालिफत हुई। उनके बेटों ने भी की, यूनिट मेंबर्स ने भी की। तो उन्होंने कहा नहीं, ये रोल तो रज़ा साहब करेंगे। अब कहाँ नमक हराम का वो टूटा फूटा, जिंदगी से मायूस, बीमार शायर अपने पति का इलाज कहां से करें? चोरी करती तो और कहाँ ये सुमेरगंज का राजा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूं। जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन क्या उनके जहन में बात आई ये आज तक कोई जानता नहीं है। खैर उन्होंने हमें बुलाया, बड़ी इज्जत बख्शी और कहा कि हमारे जहन में सिर्फ आप हैं इस रोल के लिए। हाँ, अगर आप इनकार करेंगे तो हम किसी और के बारे में सोचेंगे, हमारी कोई सेकंड चॉइस नहीं है। ही वॉज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। पहले तो मुझे डर लगा, मैंने सोचा कि ये मुझे बहुत बड़ा एक्टर समझ रहे हैं, कुछ मुझे ज़्यादा ही समझ रहे हैं। अगर मैं इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो क्या होगा। राइट। एक डर सा दिल में खौफ तारी हुआ। उन्होंने मेकअप मैन को बुलाया, ड्रेस डिज़ाइनर को बुलाया, आप ये बनाइए, एक प्रीचीज बनाइए, एक कोट बनाइए, इनको लॉन्ग बूट्स दीजिए, और मेकअप मैन से कहा कि ऐसी इनकी एक मूछ बनाइए। पहले तो खौफ हुआ दिल में, उसके बाद क्योंकि मैं हॉकी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मैंने कहा रज़ा मुराद ये तुम्हें पेनल्टी स्ट्रोक मिला है, गेंद जो है वो गोल में जानी चाहिए। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहां आप फंबल नहीं कर सकते, जहां आप डगमगा नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि डू और डाई, करो या मरो। तो पूरा मैंने अपना जोर लगा दिया, पूरी जान लगा दी उस रोल को करने के लिए, और उसका नतीजा भी मुझे बहुत अच्छा मिला। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, सब बैठे हुए थे, उनके बेटे, उनके यूनिट मेंबर्स, उनके दोस्त। कहने लगे रज़ा साहब आइए, मुझे अपने पास खड़ा किया। कहने लगे ये जितने लोग बैठे हैं ये सब आपके मुखालिफ थे। राइट। कोई नहीं चाह रहा था कि ये रोल आप करें। मेरे तीनों बेटे आपके मुखालिफ थे। अच्छा। हाँ,
हमने कहा हमारी भी आंख है साहब, ये रोल तो रजा साहब ही करेंगे। देखिए क्या होता है, कई बार तकदीर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। बिल्कुल। तो तकदीर ने दस्तक दी और मैंने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जितना अच्छा कर सकता था, जितना भी मुझ में टैलेंट है वो मैंने किया और उसका एक अच्छा नतीजा मिला। पहले छोटे छोटे रोल करता था, कभी इंस्पेक्टर बन गया, कभी वकील बन गया, कभी हीरो का दोस्त बन गया, कभी हीरोइन का भाई बन गया, इस किस्म के रोल करता था। और राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म में मुझे बतौर मेन विलन लिया और फिर फौरन उसके बाद उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में भी लिया। तो वहाँ से तकदीर ने पलटा खाया और आज तक काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर जैसे आपको लगा है कभी कि आपकी जो आवाज़ है हाँ, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज कहीं ना कहीं उससे मिली है आपके इस पूरे किरदार, इस पूरी जर्नी के अंदर में? एडवांटेज तो रहा है, जी। उसके साथ साथ थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है, यकीनन है। लोग कई बार शक्ल से नहीं पहचानते, लेकिन जब जैसे ही बोलता हूँ तो पहचान लेते हैं। ये तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि रदा मुराद के टैलेंट को उसकी आवाज़ ने दबा दिया है। कोई मेरे टैलेंट की बात नहीं करता कि रदा मुराद एक टैलेंटेड एक्टर है, उसमें टैलेंट है या वो वर्सटाइल है। रदा मुराद क्या आवाज़ है यार, तो टैलेंट जो है वो आवाज़ से बिल्कुल दब कर रह गया है। राइट। ये एक बिकॉज disadvantage। जितना हमने आपके बारे में भी पढ़ा इतने टाइम में 250+ मूवीज़ आप कर चुके हैं, फिल्में कहीं ना कहीं। जी जी, नहीं मैं आपको एग्जैक्ट जी। तादाद बताता हूँ। जी। मैंने जो एक दिन अपनी याददाश्त पे जोर डाला, कुछ मेरी रिलीज फिल्म्स की लिस्ट भी आई थी यूट्यूब पर। वो थी कुछ 548 समथिंग। 548। मैंने उसमें जो ऐड किया तो वो कुछ हो गई 586। 586। हाँ, ये रिलीज फिल्में हैं और सीरियल कितने किए हैं, शो कितने किए हैं वो याद नहीं है। तो तकरीबन आप समझें कि 600 फिल्में जी। रिलीज हो गई हैं। अभी पिछले हफ्ते भी एक फिल्म रिलीज हुई थी द रियल एनकाउंटर। होती रहती हैं। जी। और 500 क्लब में शामिल हो गया हूँ। बहुत कम एक्टर हैं बिल्कुल। जो 500 क्लब के मेंबर हैं, एंड आई एम द लकी वन टू बी अ 500 क्लब मेंबर। एंड टुडे सर वी आर लकी वन कि आज हम आपसे इतनी क्लोज बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं। आपके जो गहरे अनुभव हैं जी, जी। उनको आज हम सुन पा रहे हैं आपके वजह से। सर जैसे आपने विलन के रोल्स जो किए हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है आपके इस पूरी जर्नी के अंदर में, जिसने आपको विलन की दुनिया का जो किरदार है उसका एक राजा बना दिया था। मतलब कहीं ना कहीं बिकॉज जब हम किसी को भी इमेजिन करते थे कि विलन के उस रोल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं आपका नाम हमेशा ज़ुबान पे पहले आता था, बिकॉज इतना बखूबी आप उस कैरेक्टर को निभाते थे। मैं बुरा था नहीं, बुरा बना दिया गया। जी। और इसमें राज कपूर साहब का हाथ है। और मैं ये कहूँगा कि माँ बाप जो हैं बच्चे को जन्म देते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। पहला जो मुझे ब्रेक दिया वो बाबू राम इशारा ने दिया, BR इशारा ने, फिल्म एक नज़र में। और दूसरा जन्म मेरा राज कपूर साहब की बदौलत हुआ कि उन्होंने एक नए किरदार में, एक खलनायक के किरदार में मुझे पेश किया। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं छोटे छोटे रोल करता था। कभी किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि ये आदमी विलन बन सकता है, ये आदमी मेन विलन बन सकता है।
छोटी छोटी फिल्में करता था, 2-2 हज़ार रुपए में काम करता था दिन के। और प्रेम रोग के बाद जो एशिया का ग्रेटेस्ट शोमैन है, उसने मुझे एज ए मेन विलन लिया, और एक फिल्म में नहीं लिया बल्कि 3 फिल्मों में लिया उसने। वाह। प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, और हिना का रोल सुना कर गए थे वो मुझे, अच्छा। सुना कर गए थे। और एक फिल्म वो मेरे साथ बनाना चाहते थे, अब जिंदगी ने साथ नहीं दिया, वो बात अलग है। उसका टाइटल था रिश्वत। रिश्वत। कहने लगे रजा साहब मुझे आपके 40 दिन चाहिए, मैं आपको एज ए मेन कैरेक्टर उस फिल्म में लूंगा। और उस जमाने में अर्थ सत्य का बड़ा चर्चा था फिल्म का। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि हम इस किस्म की तस्वीर नहीं बना सकते, हम बनाकर दिखाएंगे, हम ऐसी फिल्म बनाकर दिखाएंगे, आपके 40 दिन चाहिए। लेकिन सेहत की वजह से बेचारे नहीं बना पाए वो, और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वहाँ से फिर मेरी एक शुरुआत हुई। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। सुभाषजी के साथ मैंने किया राम लखन में, रमेश सिप्पी के साथ किया भ्रष्टाचार में, महेश भट्ट के साथ किया गुनाहगार में, राकेश रोशन के साथ किया काला बाजार में, जेपी दत्ता के साथ गुलामी, मुकुल आनंद के साथ मैं बलवान में। तो जितने भी टॉप डायरेक्टर्स थे, प्रकाश मेहरा के साथ जादूगर में, मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन तूफान में, बड़ी बड़ी फिल्में की। उसके बाद संजय लीला बंसाली के साथ मैंने 4 फिल्में की। एंड आई थिंक आई एम द ओनली एक्टर जिसने संजय लीला बंसाली के साथ मुतवातिर 4 फिल्में की हैं। रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी। ओके। 4 फिल्में की हैं। देखो क्या है कि मैं अपने आप को एक मजदूर समझता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, जो भी मुझे काम मिलता है उसमें मैं अपना 100% देता हूँ जी। और बाकी नतीजा ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। तो पब्लिक रिलेशंस मुझे करना आता नहीं है कि साहब आप दिवाली पे मिठाई भेज रहे हैं, जन्मदिन पर आप फूल भेज रहे हैं, या न्यू ईयर पे आप ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, ये मैं सब नहीं करता। मैं अपने काम में यकीन रखता हूँ। मैं अपने आप को कर्मयोगी कहूँगा। मैं अपने कर्मों में विश्वास रखता हूँ। तो ये नहीं है कि साहब आप मिठाई भेज रहे हैं या आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या आप उन्हें पार्टी में बुला रहे हैं तो आपको काम मिलेगा। काम आपको आपके टैलेंट पर मिलता है। और सिर्फ काम जो है आपको आपके टैलेंट पे नहीं मिलता है, काम आपको मिलता है आपके बिहेवियर पर, आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड पर, आपके डेडिकेशन पर। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर अच्छा होता है लेकिन उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, या वो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करता है। व्यवहार भी जो है, बिहेवियर भी जो है, वो बहुत काउंट करता है। सर, रियल लाइफ में रज़ा खान सर और रियल लाइफ, अभी हम ऑफ द कैमरा जब आपसे मिले थे तो एक बहुत ही हम्बल इंसान से मैं मिला था। और अगर इन जनरल आपको कोई एज एन एक्टर नहीं जाने और आप किसी के सामने से खड़े हो जाएं, है ना, सो वो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे एकदम से कोई बोले कि भाई आप से मैं हफ्ता एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कपिल शर्मा जी। तो मतलब योर पर्सनालिटी इज़ लाइक समथिंग कि वो एकदम सामने वाले को स्टन कर सकती है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो देखिए बेसिकली मेरी तबीयत में फ़कीरी है। जी। अगर कोई मेरे काम की तारीफ़ करता है या मेरी आवाज़ की तारीफ़ करता है तो मैं कहता हूँ ये सब ऊपर वाले की देन है,
कि क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, जी। क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। वो करीम है, वो रहीम है, वो देता है। टैलेंट जो है, जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं जी। और उसकी 1 करोड़ की जायदाद है, तो 25 लाख मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो टैलेंट बांटा नहीं जा सकता। राइट। दौलत बांटी जा सकती है, जायदाद जागीर बांटी जा सकती है, टैलेंट नहीं बांटा जा सकता। वो जिसको दे दे ऊपर वाला। कई ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके बच्चे या उनके भाई उतने टैलेंटेड नहीं हैं, तो ये ऊपर वाला जिसको दे दे। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपको विरसे में मिलता है, ऐसा नहीं है। दिलीप कुमार के वालिद, नसीरुद्दीन शाह के वालिद, संजीव कुमार के वालिद, ये एक्टर तो नहीं थे। नसीरुद्दीन शाह के वालिद मस्जिद में पेश इमाम थे, दिलीप साहब के वालिद फ्रूट मर्चेंट थे, और संजीव कुमार के वालिद जरी बनाते थे। लेकिन उनके बेटे अजीम फनकार हुए। ये ऊपर वाला जिसको दे दे। तो मैं यही चाहता हूं कि, या मैं ये समझता हूं कि अगर ऊपर वाले ने आपको नवाजा है, कोई आपके पास आता है, कोई आपसे बात करता है, कोई आपके साथ सेल्फी लेता है, कोई आपसे ऑटोग्राफ लेता है, तो मुस्कुरा कर दीजिए उसे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि ऊपर वाले ने आपको इस काबिल बनाया है कि लोग आपके पास आते हैं। बिल्कुल। वरना कौन किसके पास जाता है। इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। वाह। खुद से मुलाकात नहीं हो पाती है, कौन किससे मिलता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक अच्छा इंसान बनूं। अब कितना अच्छा इंसान हूं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ज़ात से अगर कोई खुश होता है, मेरे कॉम्प्लीमेंट पे अगर कोई खुश होता है, किसी का दिल खुश होता है, वाई नॉट। आपकी ज़बान है, अगर आप ज़बान से किसी का दिन बना देते हैं, किसी को खुश कर देते हैं, वाई नॉट, वाई नॉट। सर, आपके हिसाब से क्या बदला है बॉलीवुड में इतने साल? एक जो पूरी आपने अराउंड 5 to 6 डेकेड्स आपने जी, बॉलीवुड के देखे हैं, तो आपने वो फेज भी देखा है जहाँ पे शूटिंग एक बहुत अलग तरीके से होती थी। जी जी शूटिंग में भी चेंजेस आए हैं, देन डायरेक्शन लेवल पे भी चेंजेस हमने देखे हैं। जी सिनेमा को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो भी बहुत सारे चेंजेस हमने देखे। एक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस जी हमने जी देखे। जी। तो आपके हिसाब से क्या एकदम चेंज हुआ है इनटू दिस इंडस्ट्री पहले और अब? चेंज नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल एक इनकलाब आ गया है, मुकम्मल तब्दीली आ गई है। हमारे ज़माने में हीरो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता था, वही कहानी पसंद करता था, वही कहानी सेलेक्ट करता था, वही अपनी मनपसंद हीरोइन को रिकमेंड करता था, और उसके बहुत से चिलम भरने वाले होते थे। इनमें से एक को विलन बना दो, इनमें से एक को ये कैरेक्टर दे दो, वो सब हीरो डिसाइड करता था। या तो आप हीरो की चिलम भरें, उनकी दरबारदारी करें। तो मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुई, मुझ पर एक ठप्पा लगा दिया गया था नमक हराम के बाद कि रज़ा मुराद इज अ शो स्टीलर। ओके। ये जिसके साथ काम करता है उसको डोमिनेट कर देता है। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं अपना काम सिंसियरिटी से करता हूं, और मैं नहीं मानता कि आप किसी को डोमिनेट करें या किसी को आप खा जाएं। अपना काम ईमानदारी से करो। अगर एक सीन में मुझे पिटना है तो मैं पिटूंगा। एक सीन में अगर मुझे गालियां पड़नी हैं, मैंने गलत हरकतें की हैं, कैरेक्टर मुझे गालियां दे रहे हैं, तो ठीक है। वो रज़ा मुराद को गाली नहीं दे रहे हैं, वो जो मैं किरदार कर रहा हूं उसको गाली दे रहे हैं।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ है क्या है कि कुछ लोग इसे पर्सनल ले लेते हैं। हम्म। हीरो तो आपको कुत्ता कह देगा, आप हीरो को कुत्ता नहीं कह सकते, भले आप उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हों। तो ये होता था। ओके। तो साहब, आप उनके दरबार में शामिल होएं, आप उनकी जी हुजूरी करें। हम तो अपना काम करते थे, तो कुछ हीरो हमसे कतराते भी थे काम करने में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो मैं शुरू में ग्रुप बंदी का काफी शिकार हुआ। हम्म। हीरो 9 बजे की शिफ्ट में 3 बजे आए कोई बात नहीं, 4 बजे आए कोई बात नहीं, ना आए कोई बात नहीं। हम्म। तो टोटल वो डोमिनेट करता था हीरो, जिसका रिजल्ट हमें दिखाई देता था कि मैं 2 घंटे के लिए आऊंगा। अब क्रिएटिव काम जो है वो घड़ी देखकर नहीं होता है। राइट। क्रिएटिव काम में वक्त लगता है। तो फिल्में भी पिटना शुरू हो जाती थीं, उसमें भी जंप्स आते थे कंटिन्यूटी में कि एक सीन में हीरो के बाल यहाँ तक हैं और अगले सीन में बाल जो है बिल्कुल छोटे छोटे हो गए। हम्म। तो ये ज़माना था, लेकिन उस ज़माने में भी कुछ मेकर्स थे। महबूब साहब थे, बिमल रॉय थे, गुरुदत्त थे, राज कपूर साहब थे, के आसिफ थे। इन लोगों ने कभी फिल्में दिमाग से नहीं बनाई, इन लोगों ने फिल्में दिल से बनाई। हम्म। और दिल से बनाई तो ऑडियंस के दिलों को उन फिल्मों ने छुआ। यही वजह है कि आज तक मदर इंडिया नहीं बन पाई, मुगल आजम नहीं बन पाई, प्यासा नहीं बन पाई, शोले नहीं बन पाई, दीवार नहीं बन पाई। ये फिल्में दिल से बनी थी। बॉबी नहीं बन पाई, राम तेरी गंगा मैली नहीं बन पाई, बिल्कुल। दिल से बनती थी ये फिल्में। आज बिजनेस है, आज प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं कि वो टेबल पे पूरी प्लानिंग हो जाती थी, हो जाती है, उस हिसाब से बनती हैं। एक डिसिप्लिन आ गया है। आज एक कास्टिंग डायरेक्टर आ गया है, वो कास्टिंग करता है, पहले हीरो कास्टिंग करता था। तो ये एक तब्दीली आई है और एज पर प्लानिंग फिल्में बन जाती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गिरावट आई है वो म्यूजिक में आई है, राइट। सिंगर्स में आई है। लता जी को कहाँ से लाएंगे, रफ़ी साहब को कहाँ से लाएंगे, किशोर कुमार को कहाँ से लाएंगे, मन्ना डे को कहाँ से लाएंगे, आशा भोसले को कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, महेंद्र कपूर को कहाँ से लाएंगे, मुकेश जी के गाने। बेहरा भी इनकी आवाज़ पहचान लेता था। आज म्यूजिक में इतना शोर हो गया है, कौन गा रहा है, किसका म्यूजिक है, पता ही नहीं चलता। थिएटर से बाहर जब आप निकलते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, वो शोर शराबा आप वहीं छोड़ाते हैं। सिंगर्स किसकी नुमाया आवाज़ है वो आपको पता नहीं चलता। आज से 30-35 साल पुराने जो सिंगर हैं वो समझ में आते हैं। उदित नारायण की आवाज़ है, बिल्कुल। कुमार शानू की आवाज़ है, ये आवाज़ आज आप पहचान लेते हैं। इनके अलावा कौन गा रहा है ना तो मुझे मालूम होता है और ना मैं मालूम करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि शोर शोर ही शोर है, लिखने वाले नहीं हैं। साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी और अपने राजेंद्र कृष्ण, आनंद बख्शी, क्या लिखते थे गाने ये, जो दिल को छूते थे। न बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, न बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। कहाँ है ये लिखने वाले? बिल्कुल। आ तो ये मैं मन में छुपा लूं, लागे ना किसी की नज़र, तन में छुपा लूं,
धूप जगत है रे, ममता है छैया, क्या करे यशोदा मैया। कहाँ है लिखने वाले यार ये? आज अगर मेयारी लिखने वाले हैं तो जावेद अख्तर साहब हैं, गुलजार साहब हैं। एक स्टैंडर्ड है इनके लिखने में। मेरे सैया से मेरा ब्रेकअप हो गया और सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, ये क्या है यार? ये क्या है? ये क्या क्या सीख दे रहे हैं आप नौजवानों को यार? इस किस्म के गाने, गोली मार भेजे में ये गाना है। म्यूजिक ने बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है ये आज का दौर म्यूजिक। हाँ, डायलॉग राइटर्स। एक जमाना था कि डायलॉग राइटर की मौजूदगी का एहसास आपको होता था। तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तेरा क्या होगा कालिया। हमें बेफजूल बात करने की आदत नहीं है, मेरे पास माँ है। एक एक लाइन, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक एक लाइन लोगों को आज याद है। कितने आदमी थे। आज डायलॉग राइटर की कमी का एहसास होता है। ये मैंने आपको जितने डायलॉग सुनाए हैं ये सब 40, 45, 50 साल पुराने हैं, बिल्कुल, लेकिन आज भी याद है। लेजेंडरी डायलॉग्स हैं सर। एग्जैक्टली। सलीम तुझे मरने नहीं देगा अनारकली, और हम तुझे जीने नहीं देंगे। ये कहाँ है लिखने वाले हैं? बट ठीक है, अब जो जमाना है इसी में रहना है, इसी में काम करना है। पहले की सर जैसे अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बोली, तो जैसे पहले के सॉन्ग्स में, मूवीज़ में एक लेसन और एक सीख छुपी हुई होती थी, जो कि आज हम शायद काफ़ी मिस करते हैं। जो मूवीज़ आज की डेट में आ रही हैं वो बहुत ही आई थिंक शॉर्ट ड्यूरेशन में लोग भूल रहे हैं। सॉन्ग्स जैसा आपने फरमाया अभी कि जी, जी। थिएटर से निकल के भूल जा रहे हैं लोग। जी जी। और आज भी हम लोग लाइक मैं मेरे फादर के साथ बैठता हूँ, मदर के साथ बैठता हूँ, तो हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जनरली गाड़ी में पुराने सॉन्ग ही चल रहे होते अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं। ये जो अंताक्षरी के प्रोग्राम्स आते हैं, हैं जी। जो हमारे नए टीनेजर्स हैं, 16-16, 18-18, 20-20 साल के बच्चे पुराने गाने गाते हैं अंताक्षरी में भी, क्योंकि वो यादगार गाने हैं। बिल्कुल। तो यही है, ओल्ड इज गोल्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ज़माने के हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिंगर्स का, गीतकारों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का, मदन मोहन कहाँ से लाओगे, नौशाद कहाँ से लाओगे, शैलेंद्र कहाँ से लाओगे, हसरत जयपुरी कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, शंकर जयकिशन कहाँ से लाओगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहाँ से लाओगे? बस यही अफसोस है कि म्यूजिक बिल्कुल गायब हो गया है और शोर शराबा आ गया है, और जो गाने हैं वो इतने स्टैंडर्ड से गिरे हुए हैं कि कई बार वो गाने आप अपनी फैमिली की मौजूदगी में आप सुन भी नहीं सकते। बिल्कुल। ऐसे गाने आ रहे हैं। एग्जैक्टली। सर ऐसा कोई आपका लेजेंडरी एक डायलॉग जो कि हमारी इस ऑडियंस के लिए आप सुनाना चाहेंगे, आपकी किसी भी मूवी से? छोटा सा हाँ हाँ बिल्कुल सर, नॉट एन इशू। हीरो मुझे कुत्ता कहता है, मैंने उसे बांधा हुआ है। कहता है कि कुत्तों ने कभी ना शेर का शिकार किया है और ना कभी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि मानाजी सिंह के तुम शेर हो और हम कुत्ते, मानाजी सिंह के तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू। सर कोई ऐसी मूवमेंट ऑन सेट जो आपकी बहुत मेमोरेबल रही हो, जब ड्यूरिंग द शूटिंग टाइम कोई किसी के साथ में जी, या जी। इस तरीके से? हाँ, प्रेम रोग का क्लाइमेक्स चल रहा था जी। और
एज पर द सीन ऋषि कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी को बांधा हुआ था इस तरीके से जी। और आग लगाई गई थी उन्हें जिंदा जलाने के लिए। तो मैं आता हूं बदनियती से, क्योंकि उसके साथ मैं ज़बरदस्ती कर चुका हूं और मैं उसे दोबारा ले जाना चाहता हूं। तो उसके बाप को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भले रमा को आप अपनी बेटी ना समझें, पर वो बहू है हमारी, हमारे ख़ानदान की इज्जत है। मारना है तो उस देवधर को मारिए जो सारे फसाद की जड़ है। वो कहते हैं कि अब वही होगा जो हम चाहेंगे, और कहते हैं कि चौराहे पर इन दोनों को जिंदा जला दो। तो साहब ऐसा हुआ कि उनको बांध दिया गया था रस्सी से उनके हाथ, और आग लगा दी गई थी। और मैं चाहता हूं कि पद्मनी को मैं यहां से बचा के ले उड़ूं। अब क्या हुआ था कि उसके हाथ बंधे हुए थे, और ये रस्सी मैं इस हाथ की खोलता हूं तो वो पलटती है ऋषि कपूर से लिपटने के लिए, लेकिन ये रस्सी जो थी उसकी वो ढीली बंधी हुई थी। तो जब वो पलटती है, इस रस्सी को खुलना ही नहीं था, वो शॉट में खुल गई, डिसबैलेंस हो गई, और कुछ 15-20 फीट की फ्लेम्स थी, उसमें गिर गई। ऐसा लगा कि चिता पे लेट गई है। और पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने अपनी जान की परवाह ना की और मैं उस आग में कूदा, और कूदने के बाद मैंने उसे उठाया और उसे फेंक दिया मैंने बाहर, और लोगों की चीखें निकल गई थी वहां पे। मतलब जिंदा, ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की जिंदा चिता में लेटी हुई है। पता नहीं ऊपर वाले ने कहां से इतनी हिम्मत मुझ में दे दी कि उसे मैंने उठाया और उठा के मैंने बाहर फेंका उसे। और सबसे पहले उसने देखा कि उसके बाल तो नहीं जले। आप यकीन करना, इतनी सी उसको खराश नहीं आई, इतनी सी खराश नहीं आई। और आज तक वो जब भी मिलती है उस बात का शुक्रिया अदा करती है कि रजा जी ने मेरी जान बचाई। तो विलन जो है जाती जिंदगी में इतना बुरा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। कैमरे के सामने अगर वो किसी की जान लेता है तो कैमरे के पीछे बचाता भी है। बचाता। बिल्कुल। सर, आपके जो फादर साहब रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मूवीज़ उन्होंने भी करी हैं। उनका क्या एक रोल रहा है आपके करियर में, आपकी सीख जो आपने इस इंडस्ट्री में ली उनसे, या उन्होंने आपको दी? एक फादर और एक सन का जो रिलेशनशिप होता है जी सर, जी, उसके बारे में। उनकी नसीहतों पर मैं आज भी अमल करता हूँ। जी। तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम बसों में सफ़र करते थे। उन्होंने पहली नसीहत ये की कि बेटा, अगर आप बैठे हैं और कोई खातून, कोई लेडी, कोई महिला खड़ी है तो अपनी सीटों से दे दीजिए। जी। और अगर कोई महिला बैठी है और उसके पास जगह खाली है तो उससे पूछ कर बैठिए कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। एक और नसीहत उन्होंने की कि अगर कोई बुजुर्ग या कोई खातून महिला, उससे अगर आपका परिचय होता है, अगर वो हाथ बढ़ाते हैं तो आप हाथ बढ़ाइए, खुद से मत बढ़ाइए, वो बदतमीजी है। जी। बुजुर्ग अगर आपसे हाथ मिलाना चाहता है तो बढ़ा दीजिए। कोई लेडी आपसे हाथ मिलाना चाहती है परिचय के वक्त, वो बढ़ाना चाहती है तो आप बढ़ाइए, खुद से मत बढ़ाइए। तो आज भी मैं उस बात पे अमल करता हूँ। फिर बहुत सी प्रोफेशनल बातें, जैसे अगर 7 बजे की शिफ्ट होती थी तो 6 बजे मुझे उठाते थे चाय के साथ, चाय पीजिए और 6:30 बजे घर से निकल जाइए। आपका काम हो या ना हो, आपको पैसा मिल रहा है। आपने ये कहा है कि मैं 7 बजे अगर पहुंचूंगा तो आपको 7 बजे पहुंचना है, एज पर द कमिटमेंट। आपका काम ना हो कोई बात नहीं, कभी ये मत कहिए कि मेरा काम कब आएगा। उसे
आपको बिठाने का शौक नहीं है, भाई और लोग भी होते हैं और सीन्स भी होते हैं, तो आप चुपचाप बैठिए, कुछ कहिए मत, और खाना साथ ले जाइए अपना। कभी प्रोडक्शन हाउस से आप कोई चीज़ मांगिए मत, ऊपर वाले ने अगर आपको दिया है तो आप अपना खाना ले जाइए, अपने चाय का सामान ले जाइए, अपने फ्रूट्स ले जाइए, जिस पर मैं आज भी अमल करता हूँ। सर रामपुर से आप हैं, हाँ और रामपुर से मुंबई तक का जो सफ़र जी, है ना, कैसा रहा? मतलब बिकॉज रामपुर एक छोटा सा जगह और मुंबई एक ऐसी नगरी जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है जी आती जी ही। जी। रामपुर में मेरा बचपन गुजरा। प्राइमरी एजुकेशन मेरी रामपुर से ही हुई है, और बड़ा प्यार है मुझे उस शहर से, उसकी गलियों से, वहाँ के खानों से। मेरे सारे बुजुर्ग जो हैं वहीं दफन हैं, वो सब के सब। तो एक जज्बाती रिश्ता है उस शहर से। देखिए, ऐसा है कि बहुत से छोटे शहर के कलाकार बहुत बड़े बन गए। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने जिक्र किया रामपुर का, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा ताल्लुक रामपुर से है, जो छोटा शहर है। रामपुर से लगी हुई डिस्ट्रिक्ट है बरेली, बरेली, यस। वहाँ की प्रियंका चोपड़ा हैं, वो भी छोटे से शहर से आई हैं। उसके बराबर की जो डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, राजपाल यादव आए हैं वहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल। उसके बराबर की जो डिस्ट्रिक्ट है उससे अजीज साहब आए हैं। तो और देखें, इरफान खान हुए, वो भी टोंक के हैं राजस्थान के। नसरुद्दीन शाह भी एक छोटे शहर के हैं, मेरठ के हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब छोटे छोटे शहरों से आए हैं लोग। टैलेंट होना चाहिए, और फिर आपके शहर वालों को आप पे बड़ा फख्र होता है। अब जब भी मैं जाता हूँ रामपुर, अरे आप तो हमारे शहर की आन बान शान हैं। अच्छा, मेरे काफ़ी वीडियोस भी बने हैं जो यूट्यूब पे हैं कि ये रज़ा मुराद का घर था, पड़ोसियों से बात कर रहे हैं वो यूट्यूब वाले, कहाँ रहते थे, क्या करते थे यहाँ। तो वो हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेगी। कैसा लगता है सर जब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना साल का जो सफ़र है उसके बाद में आज जब आप देखते हैं कि मैंने वो चीज़ अचीव करी है, जी इतनी मेहनत, इतनी डाइवर्सिफाइड मूवीज़ करने के बाद जी में, जी जी जी, तो बहुत खुशी होती है। और उस खुशी को आप अल्फाज में नहीं बयान कर सकते, वो अलग खुशी है। क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ, खैर देखिए, प्यार तो सभी करते हैं, जिस शहर में जाता हूँ लोग प्यार करते हैं, लेकिन जो अपना शहर है, आप हमारे हैं, आप हमारे रामपुर के हैं, आपने रामपुर का नाम रोशन किया है। हम तो आपको रज़ा मुराद रामपुरी कहते हैं, रज़ा मुराद रामपुरी साहब, वो एक अलग बात है। बिल्कुल। सर आज की डेट में जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरीके से मूवीज़ आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसका किस तरीके से बॉलीवुड प्लस एक्टर्स अर्निंग पे इम्पैक्ट आया है? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तब तो टीवी भी नहीं था। बिल्कुल। लोग सिर्फ फिल्म में काम करने के लिए आते थे, और उस ज़माने में कहा जाता था कि मुंबई आने के कई रास्ते हैं और जाने का एक ही रास्ता है, शमशान या कब्रिस्तान। क्योंकि एक बार आदमी आता था तो जाता नहीं था, शर्म के मारे, लोग क्या कहेंगे, हम बन नहीं पाए। आज तो बड़े एवेन्यूज खुल गए हैं, टीवी है, इतनी वेब सीरीज बन रही हैं, टीवी के शोज हैं, और ये OTT प्लेटफॉर्म खुल गया है। तो बहुत से लोग जो हैं, बहुत से टैलेंटेड लोग जो फिल्म्स में एकोमोडेट नहीं हो पाए थे, आज यहाँ हो रहे हैं। इज्जत, नाम, शोहरत, दौलत सब कमा रहे हैं।
और अच्छी बात है, मैं उस बात का स्वागत करता हूँ। लेकिन ये जो एक अश्लीलता फैलाई जा रही है, ऐसी ऐसी गालियाँ हम सुनते हैं, ऐसे ऐसे सीन्स हम देखते हैं कि शर्म आती है। अगर वहाँ सेंसरशिप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियलिटी के नाम पे ऐसी बेहुदा बातें दिखाएं, इतनी आप अश्लीलता फैलाएं और ऐसी अभद्र भाषा का आप प्रयोग करें। एक आपको खुद लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि हमें ये पार नहीं करना है। तो लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को इज्जत, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको बतौर सिटीजन होने के नाते ये सोचना चाहिए कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मेरी वजह से, मेरी फिल्मों की वजह से, मेरे शो की वजह से बच्चों के जहन पे गलत प्रभाव ना पड़े, ये ख्याल आपको रखना चाहिए। सर, आपने अपने इस पूरे इतने टाइम में जो लाइफ स्पैन में जो अभी तक आपने जितनी मूवीज़ करी हैं, उसमें बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ में काम करा है। सो उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको किसके साथ काम करने का लगा? अगर आप कंपेयर करें, जितने भी लोग हैं, ऑफ कोर्स सब अपने आप में बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बट आपके पर्सनल हिसाब से आपका एक्सपीरियंस सबके साथ, सब में से किसके साथ बेटर था? माय बेस्ट को स्टार वॉज संजीव कुमार। संजीव कुमार। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हीरो जो कहता था कि भाई वो आपको कितनी भी गालियां दे ले, आप नहीं दे सकते। अगर आपका कोई अच्छा डायलॉग है तो वो खुद ले लेता था। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, हीरो का नाम नहीं लूंगा। जी जी। एक फिल्म थी कि हीरो का कैरेक्टर स्टेब्लिश किया है कि बहुत ही अच्छा इंसान है, हेल्पफुल इंसान है, सबकी मदद करता है। तो उसका कैरेक्टर स्टेब्लिश करने के लिए नौकर आता है हीरो के पास कि मालिक, आपने मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे उससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। मालिक, आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? मालिक, आपके नहाने के लिए पानी गर्म करूं? हीरो ने सुना, कहने लगे हम पर यह वक्त आ गया है कि ये बोलेगा और हम खामोश रहेंगे। अब टेक शुरू होता है। मोहन, इधर आओ, हमने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे, सुना है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अरे भाई, इसमें एहसान मानने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा हो? जाओ नहाने के लिए पानी गर्म करो। सारे डायलॉग खुद ले लिए जो उसे बोले थे। संजीव कुमार में ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड कि आपका डायलॉग क्या है, आप सीन में आप डोमिनेटिंग हैं, कुछ नहीं। मुस्कुराते थे, अपना काम करके चले जाते थे। आपका टैलेंट जो है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो फिर आप में कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, मैं मेरा काम करूं। राइट। अगर सीन में जरूरत यह है कि ऑडियंस मुझे देखे तो ऑडियंस को मुझे देखना चाहिए। मैं अगर डायलॉग बोल रहा हूं तो ऑडियंस को मेरा डायलॉग सुनना चाहिए। यही होता है। और फिल्म जो है वो एक टीम वर्क है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये तो टीम वर्क है। बिल्कुल। अगर सिर्फ एक ही हीरो या एक ही हीरोइन के बलबूते पे फिल्में बनाई जाती तो फिर कैरेक्टर एक्टर्स होते ही नहीं, और हमें सपोर्टिंग एक्टर कहा जाता है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये है भाई। तो मेरा जो आज तक का बेस्ट को स्टार रहा है वो संजीव कुमार। सर, आपकी मदर की ऐसी कौन सी सीख आपकी लाइफ में रही है जो कि आपने बहुत उसको आज तक आप लेके चल रहे हैं? हाँ,
मैं हायर सेकेंडरी का एग्जाम दे रहा था, जी। रात भर पढ़ता था और सुबह नहा के नाश्ता करके मैं एग्जाम देने चला जाता था। तो 4-5 दिन हो गए थे रात को जागते हुए और मेरी नींद लग गई। 4-5 दिन का जागा हुआ तो इतनी गहरी नींद लगी और अब मेरे पेपर का टाइम हो रहा था। तो मेरी माँ ने मुझे उठाने की कोशिश की। मैं बेहोशी से सो रहा था और बेहोशी में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया उनको। उन्होंने फिर मेरे मुंह पे पानी फेंका, तो जो छपका पड़ा पानी का, तो मैं उठा। कहने लगे, बेटे तेरे पेपर का टाइम हो रहा है। अरे मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मैंने उनको देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेटे तुझे नहीं उठाती तो तेरा साल बर्बाद हो जाता। वो अगर उस दिन मुझे नहीं उठाती तो मैं आज आपके साथ यहाँ जो बैठा हूँ, नहीं, मैं बैठा नहीं होता। मैं अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाता, मैं पास नहीं हो पाता, तो मैं FTII नहीं जा पाता। क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो हायर सेकेंडरी थी। हायर सेकेंडरी नहीं कर पाता तो मैं नहीं जा पाता। तो वो जो उस पानी के छपके की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब काम मुझे मिलना शुरू हुआ राम तेरी गंगा मैली के बाद, तो रोज 4-4, 5-5 शूटिंगें करता था मैं रोज। सुबह 7 बजे निकलता था, रात के 2 बजे आ रहा हूँ। 5-6 घंटे सोता था, फिर चला जाता था। तो एक दिन 2 बजे आया मैं रात के, तो मैंने देखा मेरी माँ खिड़की पे खड़ी हुई है। फिर मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे कि बेटा क्यों तू इतना काम कर रहा है, क्यों तू अपनी सेहत खराब कर रहा है, तू आराम ही नहीं करता। इतना काम मत कर बेटा, अपनी सेहत के बारे में, अपनी नींद के बारे में सोच। मैंने कहा अम्मा, मेरी गाड़ी जो है वो 14 साल लेट चली है। पहले तो मैं वो 14 साल कवर करना चाहता हूँ, बिल्कुल। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि माँ, जिंदगी में हमने तकलीफें बहुत उठाई हैं एक साथ। तकलीफों से मतलब है कि हमारा अपना घर नहीं था, पैसे की कमी थी, गाड़ी नहीं थी। आज हर चीज आ रही है। तो मैंने कहा माँ, जब हमने तकलीफें एक साथ इतनी उठाई हैं तो हम आराम भी एक साथ उठाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। माँ तो माँ होती माँ तो माँ होती है सर, बिल्कुल। है। एक शेर अर्थ है जी वहाँ पे जी सर। कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है, बिल्कुल सर। सर, जितने लोग आज की डेट में बॉलीवुड में आने का सोच रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप एक सीख देना चाहेंगे? बिकॉज आपने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है और आज का जो यूथ जिसको इंस्टेंट हर चीज़ चाहिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है ना, उसमें ख़त्म हो रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि फिल्मों में आना या शोहरत कमाना जो है सिर्फ बड़े शहर वालों का जो है वो हक नहीं है। छोटे शहरों में भी जो बड़ा टैलेंट होता है वो भी उभरता है। देखिए क्या है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए। MBBS हो या आप MA LLB हो, BA LLB हो, MBA हो, B.Ed किया हो आपने। एक्टर बनने के लिए किसी डिग्री की या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो लोग समझते हैं कि ये शॉर्टकट है, इसे ये हलवा समझते हैं। हलवा नहीं है। शहर में
स्टेज पे काम करना, कॉलेज के प्लेज में काम करना, अपने स्कूल के प्लेज में काम करना अलग बात है। फिल्मों में जाना, उसके लिए सुपर टैलेंट की जरूरत है। जब देखते हैं कि हीरो फाइट कर रहा है, ये क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं, डांस ये तो हम भी कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। फाइट जो है वो एक कला है, वो एक टाइमिंग है। डांस भी कला है। डांस में सेंस ऑफ रिदम चाहिए, और जो कोरियोग्राफर आपसे करवाता है कि ये आपको 8 बीट में करना है, ये आपको 12 बीट में करना है, ये आपको 16 बीट में करना है, यहाँ आप अपनी मर्जी से डांस करते हैं, वहाँ आपसे करवाया जाता है। फाइट वहाँ आपसे करवाई जाती है। डायलॉग आपको दिए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप ऐसे बोलें। तो ये हलवा नहीं है मेरे भाई घसीटा राम का, जो आप LMB से आप मिठाई खरीद के खा लेंगे, वो नहीं है। इसमें बड़ा सुपर टैलेंट चाहिए। देखिए क्या होता है, क्रिकेट गली में भी खेली जाती है, स्कूल में भी खेली जाती है, कॉलेज में भी खेली जाती है, यूनिवर्सिटी में भी खेली जाती है, स्टेट लेवल पे खेली जाती है, जोनल मैचेस होते हैं, दुलीप ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है। लेकिन वो 11 खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर बनते हैं, या जो वनडे खेलते हैं, या T20 खेलते हैं, जो बेस्ट होते हैं, जो क्रीम होता है। तो 140 करोड़ की आबादी में 11 खिलाड़ी बनते हैं जिन्हें टेस्ट कैप मिलती है। इसी तरीके से एक एक्टर जो है, 140 करोड़ की आबादी में अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 140 एक्टर्स का नाम बता दें, आप नहीं बता पाएंगे। 140 एक्टर्स नहीं हैं स्टेब्लिश एक्टर्स। तो रेशो क्या है, करोड़ टू 1 का है। तो लाखों में होना जो है वो काफी नहीं है, करोड़ों में एक होना काफी है जी। और फिर भी ये है कि चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। आपको स्ट्रगल करना है, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने के बाद भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि कहाँ हम में कमी है, क्यों हमें काम नहीं मिल रहा है। कोशिशों में कमी है, टैलेंट में कमी है। क्योंकि आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो वो रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं, दे मीन बिजनेस। हमें यही कैरेक्टर चाहिए, और जब आप ऑडिशन देते हैं तो 500 लड़के वहाँ होते हैं, जो 500 में सबसे अच्छा होता है उसे लिया जाता है। तो बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। मैं किसी को ना इनकरेज कर रहा हूँ, ना मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ, बल्कि मैं हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रगल करना है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आप कीजिए, लेकिन आप समझ जाइए कि आप में वाकई इतना टैलेंट है जो परसेंटेज मैंने बताया है कि करोड़ टू 1। क्या आप 1 करोड़ में एक हैं? क्या आप में वो सलाहियत है? क्या आप में वो टैलेंट है? क्या आप में लड़ने का वो मादा है? ये देखिए क्या होता है, जो अच्छा बॉक्सर होता है, अच्छे बॉक्सर का मतलब सिर्फ पंच मारना नहीं है। अच्छे बॉक्सर का मतलब ये है कि पंच खाने के बाद भी आप खड़े रहें, लड़खड़ाएं नहीं, नॉकआउट ना हो। राइट। तो पंच मारना भी आपको आना चाहिए और पंच खाना भी आपको आना चाहिए। तो यही है कि आप कोशिश कीजिए अगर आपको करना है, लेकिन अगर आपको अपनी सही वैल्यूएशन करनी आती है कि आप शौकिया काम करना अलग बात होती है, इसे प्रोफेशन बनाना अलग बात होती है। और देखिए हमारी जो लाइन है इसमें काम से नाम होता है, काम से नाम होता है और नाम से दाम होता है। राइट।
तो बड़ा पथरीला रास्ता है ये, बहुत पथरीला रास्ता है। ना मैं इनकरेज कर रहा हूँ ना मैं डिस्करेज कर रहा हूँ। अपने सीने पर हाथ रखकर अपना सही इंट्रोस्पेक्शन करो, सही वैल्यूएशन करो कि क्या तुम वाकई एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के एक्टर बनने के लायक हो या नहीं। सर इतने सारे लेजेंडरी रोल्स करने के बाद सारी चीज़ें, इतनी मूवीज़, इतने एपिसोड्स, टीवीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें आपने करी हैं इनटू योर 50 इयर्स 60 इयर्स इनटू दिस इंडस्ट्री, 53 years. 53 इयर्स, राइट। ऐसा कोई रोल जो अब आपको लगता हो कि ये मेरा एक मन है करने का, अगर मुझे आज ऑफ़र किया जाए? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं है, ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। बुनियादी तौर पे मैं बहुत ही कंटेंटेड बंदा हूँ। जी। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था कि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। लोगों के प्यार ने, अच्छे जो हमें ज़िंदगी में मौके हासिल हुए, सबको नहीं हो पाते हैं। अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। अब बस ख्वाहिश यही है कि आखिरी सांस तक हम काम करते रहें और साथ इज्जत के जिएं, साथ इज्जत के रोज़ी रोटी कमाएं। अब ये अरमान जो हैं, अगर हैं भी तो ये बेमानी है। मैं कहूँ कि साहब, मैं जो ऋषि कपूर ने बॉबी में रोल किया था वो मैं करना चाहूँगा, कहाँ से करूँगा? बिल्कुल। ना मेरी वो एज है, ना वो मेरे लुक्स हैं। तो ख्वाहिशें जो हैं उनका कोई अंत नहीं है। सर हमारी इसी इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन प्लस शायर हैं, ज़ाकिर खान भाई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत शायरी बोलते हैं। उनकी एक लाइन है फेमस कि उनसे जब किसी ने पूछा गया कि आपकी लाइफ और आपकी मौत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि ज़िंदगी भले ही मेरी गुमनाम रही हो, बट मैं मौत मेरी बहुत मशहूर चाहता हूँ। कि मेरे जीवन में शायद मेरे से इतने लोग नहीं मिले हों, नहीं मुलाकात हुई हो, बट जब मेरी जनाजा निकले, जब मेरा, मैं चाहता हूँ मेरे सारे लोग वहाँ मौजूद हों। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी चलती हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं। देखिए, जो कुछ है वो ज़िंदगी है। मौत के बाद कितनी भीड़ लगती है, कितने चैनल जो हैं आपको लाइव कवर कर रहे हैं, वो आप ना देख सकते हैं ना आप सुन सकते हैं। आप तो चले गए ऊपर, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। मौत के बारे में मत सोचिए, जिंदगी के बारे में सोचिए। और ये जो एक छोटी सी जिंदगी हमें मिली है, इस बची कुची जिंदगी में आप कितना काम कर सकते हैं, कितने लोगों को आप खुश कर सकते हैं। अपनी हैसियत, अपनी औकात के मुताबिक कितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं। वो भी शेर है ना कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तो अच्छा काम करेंगे तो दुनिया याद रखेगी, बुरा काम करेंगे तो लोग बुराई में याद रखेंगे। तो वो नहीं सोचना चाहिए कि साहब, हाँ ये होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हूँ, हर चीज़, अच्छी चीज़ मुझे हासिल हो, और वो बिना किसी शॉर्टकट के हो, अपनी मेहनत के बलबूते पर हो। मरना तो सबको है, जो आया है उसे जाना है। बिल्कुल। किसी का स्टेशन पहले आ जाता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन वो जो एक टर्मिनस पे ट्रेन पहुंचती है तो वहाँ तो दी एंड है, उसके आगे तो कुछ है नहीं। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मरने के बाद क्या होगा। मैं ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ कि जितनी ज़िंदगी मेरी बाकी है इसमें मैं कितना अचीव कर लूँ, मैं तो ये सोचता हूँ। सर जब भी हम पॉडकास्ट का एंड करते हैं तो हम हमारे जो गेस्ट होते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने जो फैंस हैं
उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, जितने फैंस आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनेंगे? मैं ये कहता हूँ आपसे, अक्सर हम ये कहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया। नहीं, ये गलत सोच है आपकी। ये मत सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, आप ये सोचिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। ट्राई टू बी अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने की आप कोशिश करें। आपकी जात से किसी को नुकसान ना हो। अपने घर के बारे में सोचें, अपने मोहल्ले के बारे में सोचें, अपने शहर के बारे में सोचें और अपने देश के बारे में सोचें कि बतौर नागरिक आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं, 90% आप अपने पास रखिए और जो 10% है वो आप बांटिए उन लोगों में जो बेचारे गरीब हैं, मिस्कीन हैं, लाचार हैं, दिमागी तौर पे या जिस्मानी तौर पे। उनका भी हक है आपके ऊपर। तो देखिए, मैं नहीं बताता कि मैं क्या करता हूँ लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। दाएं हाथ से देता हूँ तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा मैं डिजर्विंग लोगों में बांटता हूँ और वो उनका हक है। आप उन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये पैसा उन्होंने ही आपको दिया है, ये ज़माने ने ही आपको दिया है, ये सोसाइटी ने ही आपको दिया है, ये देश ने ही आपको दिया है। आपका भी थोड़ा फ़र्ज है या नहीं कि 10% आपकी जो कमाई है वो उसके हकदार जो हैं वो लोग हैं जो बेचारे किसी ना किसी वजह से अंडर प्रिविलेज्ड हैं, गरीब हैं। उनका भी आपकी कमाई पर हक है। इतना ही कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। सो दिस वाज रज़ा मुराद सर, ओनली ऑन जस्ट बात। आज हमने इनके जज्बातों से बात करी हमारे इस पॉडकास्ट में। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग किस्से, कहानियाँ, इनकी लाइफ की पूरी जर्नी के बारे में बात हुई है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक बात कहूँ जाते जाते, चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। क्या बात है सर।